हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। उन अवस्थाओं में होने का क्या कारण होता है उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और ऊष्मीय ऊर्जा या ताप के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में आपने रासायनिक बंधों के बारे में पढ़ा है, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में, कि किस तरह से रासायनिक बंध बनते हैं। रासायनिक बंध एक प्रकार के आकर्षण बल ही होते हैं जो दो परमाणुओं के बीच में काम करते हैं। वे आकर्षण बल जो दो परमाणुओं को आपस में बांधे रखते हैं उन्हें रासायनिक बंध कहा जाता है या बंध कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे आकर्षण बल के बारे में बात करेंगे जो अणुओं के बीच में काम करते हैं। एक मॉलिक्यूल यह है और दूसरा मॉलिक्यूल यह है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल काम करेगा उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, रासायनिक बंध होते हैं, वो काफी स्ट्रांग होते हैं और दीर्घपरासी होते हैं, अर्थात उनका रेंज जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये काफी वीक होते हैं, क्षीण होते हैं और लघुपरासी होते हैं, अर्थात इनका जो रेंज होता है वो रेंज कम होता है। तो किसी पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्य करने वाले आकर्षण बल को अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को अंतराणु बल कहा जाता है। अंतराणु बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से वान डर वाल्स फोर्स कहा जाता है। वान डर वाल्स फोर्स वान डर वाल्स फोर्सेस। इन्हीं वान डर वाल्स फोर्सेस के बारे में हम जानेंगे। वान डर वाल्स फोर्स के आधार पर ही यह तय होता है कि कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में या गैसीय अवस्था में पाया जाएगा। इन्हीं की प्रबलता के आधार पर होता है। अगर वान डर वाल्स फोर्सेस, वान डर वाल्स फोर्स में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों होता है। और यहाँ पे हम आकर्षण बल के बारे में ही चर्चा करेंगे, जिसके कारण पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है या निर्धारित होती है। वान डर वाल्स फोर्स में अगर इस बल की प्रबलता ज्यादा हो तो पदार्थ में यह गुण पाया जाता है कि वह गैस से द्रव अवस्था में और द्रव से ठोस अवस्था में बदले। अर्थात अगर वान डर वाल्स फोर्स की प्रबलता अधिक होती है, वान डर वाल्स फोर्स आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो पदार्थ के ठोस अवस्था में पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आइए हम चर्चा करते हैं कि वान डर वाल्स फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है जिसे कहा जाता है विसर्जन बल या लंदन बल कहते हैं इसे। विसर्जन बल या लंदन बल, और अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस। डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस। दूसरे प्रकार का है द्विध्रुव द्विध्रुव बल। डाइपोल फोर्सेस। तीसरा प्रकार है द्विध्रुव
प्रेरित द्विध्रुव बल से कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और इसी में एक चौथा प्रकार भी है जिसे आप हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं। हाइड्रोजन बंध भी एक प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। विसर्जन बल या लंदन बल, द्विध्रुव द्विध्रुव बल, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल और हाइड्रोजन बल। यहाँ पे हम इन तीनों बलों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये बल किस तरह के पदार्थ में या किस तरह के अणुओं के बीच में कार्य करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विसर्जन बल या लंदन बल। सभी प्रकार के आणविक पदार्थ जो होते हैं उनके बीच में कार्य करता है यह बल। और आणविक पदार्थ ऐसे जिनका निर्माण अणुओं से हुआ हो और ऐसे अणुओं से जिनमें डाइपोल मोमेंट ना हो, अर्थात नॉन पोलर या अध्रुवीय अणुओं के बीच में यह बल काम करता है। ऐसे अणुओं के बीच में, अध्रुवीय अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल है ये। अध्रुवीय अणु जैसे H2 हो गया, O2, N2, Cl2, इन अणुओं के बीच में कार्य करता है विसर्जन बल या लंदन बल। जैसे एक अणु यह है और दूसरा अणु है B, A और B दो अणु हैं जो पास पास हैं। तो इस अणु का धनावेशित भाग दूसरे अणु के धनावेशित भाग को प्रतिकर्षित करेगा। इस अणु का ऋणावेशित भाग इस अणु के ऋणावेशित भाग को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन इस अणु का धनावेशित भाग दूसरे अणु को ऋणावेशित भाग को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसका धनावेशित भाग इसके ऋणावेशित भाग को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसके कारण दोनों ही अणुओं में डाइपोल क्रिएट हो जाता है, द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है कि दोनों धनावेशित भाग और दोनों ऋणावेशित भाग दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन एक अणु का धनावेशित भाग दूसरे अणु के ऋणावेशित भाग के नजदीक आ जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस प्लस और इस माइनस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसके कारण ये दोनों अणु आपस में आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसी तरह से इसका अगला अणु भी होगा, जिसमें एक अणु के ऋणावेशित भाग से दूसरे अणु के धनावेशित भाग में आकर्षण बल लगेगा। इनकी प्रकृति जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। यही बल जो होता है इसे विसर्जन बल या लंदन बल कहते हैं। इसका एक नाम और है, आप कह सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स। इसके बाद दूसरे प्रकार का अंतराणु आकर्षण बल है, जिसका नाम है द्विध्रुव आकर्षण बल या द्विध्रुव बल, जिसमें ऐसे अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है जिसमें पहले से ही डाइपोल उत्पन्न हुआ हो, अर्थात पोलर अणुओं के बीच में, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में यह बल काम करता है। दूसरा बल है डाइपोल फोर्सेज। तो कहने का मतलब यह है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कार्य करता है। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कार्य करने वाला बल द्विध्रुव बल कहलाता है। जितने भी ध्रुवीय अणु होते हैं, जैसे H2O हुआ, NH3 हुआ,
HCl हुआ। इस तरह के अणुओं के बीच में कार्य करने वाला बल डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। जैसे HCl ले लेते हैं, ये HCl का अणु है और ये HCl का एक दूसरा अणु है। HCl पोलर नेचर का होता है, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरे अणु में भी ऐसा होगा, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब यह पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के आकर्षण में होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। ऐसा ही दूसरा अणु होगा HCl, जिसमें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव, इस माइनस और इस प्लस में आकर्षण होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के आकर्षण बल में दोनों ही अणु या जितने भी अणु होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं और पहले से ही उसमें द्विध्रुव उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसे द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। तीसरा प्रकार है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, अर्थात ध्रुवीय प्रेरित द्विध्रुवीय बल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, यह बल दो ऐसे अणुओं के बीच में कार्य करता है जिसमें एक नॉन पोलर नेचर का होता है और दूसरा पोलर नेचर का होता है। लेकिन पोलर नेचर वाले अणु के कारण नॉन पोलर नेचर वाले अणु में पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने एक अणु ले लिया है H2 का, एक उदाहरण लेते हैं। ये H2 का अणु है जो नॉन पोलर नेचर का है, इसका एक धनावेशित भाग होगा और एक ऋणावेशित भाग होगा। और दूसरा अणु ले लेते हैं हम HCl का, जिसमें से पहले ही द्विध्रुव उत्पन्न है, एक भाग पॉजिटिव है, दूसरा भाग नेगेटिव है। अब इस अणु का धनावेशित भाग इस अणु के धनावेशित भाग को प्रतिकर्षित करेगा, जबकि ऋणावेशित भाग को आकर्षित करेगा, जिसके कारण इस अणु की आकृति भी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, अर्थात विकृत हो जाएगी, जिससे यहाँ भी डाइपोल उत्पन्न हो जाता है कुछ इस तरह से, प्लस माइनस यहाँ पे पहले से ही था, पहले से ही इसमें द्विध्रुव था लेकिन इसमें नहीं था। बाद में इस अणु के प्रभाव में आकर इस अणु में द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, अर्थात इसके द्वारा प्रेरित होकर इस अणु में द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, इसीलिए इसे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल कहते हैं। अब इस प्लस और माइनस में आकर्षण बल काम करेगा, जिसके कारण इन दोनों अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगेगा। एक चौथा प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, उसको भी देख लेते हैं। अगला है हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उस हाइड्रोजन में किसी दूसरे प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि से एक क्षीण आकर्षण बल द्वारा जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे हम जल में देख लेते हैं, उदाहरण H2O है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, जिससे सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी के बगल में एक दूसरा अणु है, जिसमें भी इसी तरह से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से लिख देते हैं। पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। अब इस हाइड्रोजन परमाणु में इस प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन से
एक क्षीण आकर्षण बल द्वारा जुड़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। ये एक क्षीण आकर्षण बल से जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन परमाणु से। इस प्रकार बने ही बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं और हाइड्रोजन बंध को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, एक दो अलग अलग अणुओं के बीच में कार्य करने वाला हाइड्रोजन बंध या बनने वाला हाइड्रोजन बंध, और दूसरा एक ही अणु में बनने वाला हाइड्रोजन बंध। जो दो अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध कार्य करता है उसे कहते हैं अंतराणु हाइड्रोजन बंध या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। जैसे जल के अणुओं के बीच में काम करता है, या जैसे HF के अणुओं के बीच में काम करता है, HF पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव। HF के दूसरे अणु में पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव। एक दूसरा टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध या अंतः अणु हाइड्रोजन बंध में एक ही अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड। इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है और यहाँ पे यह हाइड्रोजन परमाणु इस प्रबल ऋण विकृति परमाणु अर्थात ऑक्सीजन से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, जिसके कारण इन दोनों परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा जो इंट्रामॉलिक्यूलर नेचर का होगा। आइए अब जानते हैं कि पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक पर इन वान डेर वाल्स फोर्सेस का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वान डेर वाल्स फोर्स की प्रबलता ज्यादा है तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाते हैं अर्थात ज्यादा होते हैं। गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और क्वथनांक के लिए हम यही बात कह सकते हैं कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के लिए और द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के लिए अणुओं के बीच की दूरी का बढ़ना आवश्यक है, और अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है अर्थात ताप देना होता है। तो अगर इन अणुओं के बीच में वान डेर वाल्स अट्रैक्शन ज्यादा है तो इनको अलग करने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे इन पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक भी अधिक होता है। वान डेर वाल्स फोर्स के बाद हम थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करेंगे कि थर्मल एनर्जी क्या है और थर्मल एनर्जी या उष्मीय ऊर्जा का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दो ही कारक हैं जिसके कारण किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का निर्धारण होता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी या ताप कह सकते हैं कि किसी अणु की गतिज ऊर्जा जो होती है वह परम ताप या ताप के समानुपाती होती है। ताप बढ़ाने पर अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और ताप घटाने पर अणु की गतिज ऊर्जा घटती है। यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उन अणुओं के बीच में कार्य करने वाला वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो धीरे धीरे कम प्रभावी होता जाता है, जिसके कारण अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और इससे पदार्थ में ठोस से द्रव अवस्था में और द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कब? जब ताप को बढ़ाया जाता है, और ताप को घटाने पर अणु की गतिज ऊर्जा घटेगी, जिसके कारण धीरे धीरे उसमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रभावी होने लगता है, जिसके कारण पदार्थ में
गैस से द्रव अवस्था में और द्रव से ठोस अवस्था में आने की प्रवृत्ति बढ़ती है। देखिए, इस चैप्टर में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से हमको दो अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, गैसीय अवस्था, और थोड़ी सी जानकारी हमको लेनी है द्रव अवस्था के बारे में। बाकी सॉलिड स्टेट के बारे में आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे हम गैसीय अवस्था के बारे में जानते हैं, यहीं से शुरू करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें गैस के गुणों के बारे में जानना आवश्यक है कि गैस के क्या गुण होते हैं। उनके कुछ भौतिक गुणों के बारे में हम जान लेते हैं, जिससे गैसों की पहचान होती है। Characteristics of gases। एक एक पॉइंट से देखते हैं। सबसे पहले गैसों को पदार्थ की सबसे सरल अवस्था माना गया है, अर्थात ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। पदार्थ की सबसे सरल अवस्था माना गया है गैसों को। दूसरी बात यह है कि गैसें जो होती हैं वो नॉन मेटेलिक होती हैं। नॉन मेटेलिक अर्थात अधात्विक होती हैं। ये धातुएं नहीं होती हैं, ये धातुओं से अलग होती हैं। धातुओं के विपरीत इनमें गुण होता है, इसलिए अधात्विक होती हैं। तीसरी बात कि इनका जो केमिकल फार्मूला होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो काफी सरल होता है, सिंपल होता है। सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो काफी कम होता है। अगली बात करते हैं तो गैसें जो होती हैं इनका वॉल्यूम अर्थात आयतन और शेप यानी कि आकार अनिश्चित होता है। दोनों ही अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में इनको रखा जाएगा वो उसी बर्तन का आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेते हैं। इनका अपना कोई आयतन और अपना कोई आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी प्रश्नों में क्या होता है कि यह नहीं दिया जाता है कि किसी गैस का आयतन कितना है। प्रश्न में यह दे दिया जाता है कि जिस बर्तन में रखा गया है या जिस पात्र में रखा गया है उसका आयतन 5 लीटर है मान लीजिए। गैस का सीधे आयतन नहीं दिया जाता है, तो वहां पे यह मान लिया जाता है कि गैस का आयतन बर्तन के आयतन के बराबर होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बर्तन का आयतन दिया जाता है तो बर्तन के आयतन के बराबर ही गैसों का आयतन होता है। अगली बात है कि गैसों को अनंतता तक प्रसार किया जा सकता है, उनको फैलाया जा सकता है। इनमें अपरिमित प्रसार होता है। इनको अप टू इन्फिनिटी तक प्रसारित किया जा सकता है या इनका प्रसार अनंतता तक किया जा सकता है। अगली बात है कि गैसों का संपीड्यता जो होती है, संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी। बहुत ज्यादा होती है। संपीडिता अर्थात कोई पदार्थ अगर उस पर दाब डाला जाए और दाब डालने पर उस पदार्थ का आयतन कम हो जाए या वह पदार्थ दब जाए तो उसे कहते हैं कि उसमें संपीडिता का गुण है। ठोसों में सबसे कम संपीडिता होती है और गैसों में सबसे अधिक संपीडिता होती है। इसीलिए जब गैसों पर दाब डाला जाता है तो गैसों का आयतन कम हो जाता है। इसी बात को कहते हैं कि गैसों की संपीडिता बहुत ज्यादा होती है, उच्च होती है। अगली बात है कि गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण या कहते हैं डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन का गुण पाया जाता है।
गैसों में यह गुण होता है कि यदि गैसों को खाली जगह मिले तो वे उस खाली जगह में एक समान रूप से फैलती हैं, इसे आप मिश्रण कह सकते हैं। और इसी गुण के कारण जितनी भी गैसें हैं वे आपस में मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं, अर्थात समांगी मिश्रण बनाती हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण है वायु, हवा। हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं, वो आपस में मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाती हैं जो होमोजीनियस होता है, समांगी होता है। अगली बात है कि ये बात आप जानते ही हैं कि गैस के अणुओं के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह बहुत कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होने के कारण गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। अगला गुण है कि गैसें मोनोएटॉमिक हो सकती हैं। मोनोएटॉमिक अर्थात एक परमाणु वाली गैसें हो सकती हैं, डाई एटॉमिक हो सकती हैं और पॉलीएटॉमिक हो सकती हैं। मोनोएटॉमिक में अक्रिय गैसें आती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, ये सभी मोनोएटॉमिक हैं। डायएटॉमिक अर्थात दो परमाणु वाले गैसें, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, Cl2 है आदि। पॉलीएटॉमिक जिसमें दो से ज्यादा परमाणु होते हैं, जैसे O3 ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है आदि। और सबसे आखिरी में देखते हैं कि अगर गैसों के गुणों का अध्ययन करना है, गैसों के गुणों के अध्ययन के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से हम गैसों के बारे में, उनके गुणों के बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। वे राशियां हैं पदार्थ की मात्रा, या कह सकते हैं कि मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। V अर्थात आयतन, वॉल्यूम, T टेम्परेचर, ताप और P प्रेशर यानी कि दाब। ताप, दाब, आयतन और मोलों की संख्या के माध्यम से ही हम किसी गैस के अणुओं के बारे में, किसी गैस के गुणों के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।